हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। और सब सही होंगे, आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। अपना पी ब्लॉक का जो रिएक्शन चल रहा था बेटा, पी ब्लॉक के रिएक्शंस में अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया है। अपन ग्रुप 16 पर पहुंच चुके हैं। ग्रुप 16 में O2 और ओजोन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है हमने को, एंड डेट इज SO2। SO2 के बारे में ध्यान रख लीजिएगा बेटा कि SO2 पे हर साल मैं क्वेश्चन देख ही रहा हूँ कि आता ही आता है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको भी कोई ना कोई क्वेश्चन SO2 का देखना है, मतलब देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अब SO2 के बारे में पहले से तैयारी रखो। SO2 के बारे में ये भी ध्यान रखो ये लैब में कब मिलती है, बिकॉज हमारे कोर्स में ये डिटेल में है कि लैब में कैसे बनती है, कौन से टेस्ट के दौरान बनती है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। इन बातों को याद कराने के लिए आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो सल्फाइड आयन के टेस्ट से। जी हाँ, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, यानी सल्फाइड आयन का लैब में परीक्षण यानी टेस्ट। तो लैब में जो टेस्ट करते हैं सल्फाइड आयन का, ये सल्फाइड आयन है। इसको स्पेल ऐसे करते हैं, इसकी स्पेलिंग है SULPHITE, है ना। ध्यान रखना TE है, D नहीं है ये। अगर D होता तो ये S-2 होता, ये होता सल्फाइड, और ये सल्फाइड है। तो ध्यान रखना बेटा सल्फाइड आयन। अब सल्फाइड आयन का जब टेस्ट करते हैं लैब में, तब गैस बनती है जिसका नाम है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कब बनती है वो देखना बेटा, जैसे ही सल्फाइड आयन, जैसे हमारे को हम लैब में गए और हमको एक सॉल्ट दिया, बोला बताओ इसमें सल्फाइड है या नहीं है, यानी ये वाला आयन है या नहीं है। तो हमारे लैब का जो प्रोसीजर है वही कहता है सबसे पहले डाइल्यूट एसिड डालो इसमें। डाइल्यूट एसिड का एग्जांपल है डाइल्यूट HCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी डाइल्यूटेड एसिड डाल दो। जैसे आप डाइल्यूट एसिड डालोगे इसके अंदर, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये H+ देगा, तो ये H2SO3 बनाएगा, जो सल्फरस एसिड कहलाता है, H2SO3। और आप सब जानते हैं बेटा H2SO3 को अगर दो भाग में तोड़ोगे, ये H2SO3 बराबर होता है H2O प्लस साथ में गैस कौन सी बनेगी बेटा, SO2। यानी कि हमेशा जनरली क्या होता है बेटा कि लैब में हम जब एनायंस का टेस्ट करते हैं तो एसिड डालने पर कोई ना कोई गैस रिलीज करता है। सुनिए वापस ध्यान से, जब हम एनायंस का यानी नेगेटिव आयंस का टेस्ट करते हैं तब एसिड डालने पर जनरली कोई ना कोई गैस मिलती है, और उस गैस को अगर आप पहचान गए, सुनना, गैस को अगर आप पहचान गए तो आप एनायन भी पहचान जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी तरह से पता चल गया कि भैया ये वाली गैस तो SO2 है, अगर आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, तो बेटा लैब में थोड़ी सी अगर अपन उसको स्मेल करेंगे, स्मेल आएगी, कलरलेस गैस होती है। ये सारी बातें नोट करते रहना बेटा। अगर कॉपी, अगर आप पेन आपके पास है तो नोट करते रहना कि सर ने SO2 के बारे में क्या क्या बताया, क्योंकि कोई भी बात पूछ लेंगे। ये मत सोचना कि तूने पूछेंगे कलरलेस है, तो पूछ सकते हैं। SO2 कलरलेस है, जैसे CO2 कलरलेस है वैसे SO2 कलरलेस है, लेकिन CO2 में कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन इसकी स्मेल होती है। इसकी स्मेल को बोलते हैं बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल, जलते हुए पटाखों की गंध होती है इसमें। पटाखे जब जलते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में एक विशेष तरह की गैस नहीं बढ़ जाती बेटा, वो गैस SO2 होती है, क्योंकि पटाखों में सल्फर होता है, सल्फर जलेगा तो SO2 बनेगा, और SO2 बनेगा तो हमें स्मेल आएगी, तो वो स्मेल SO2 ही होती है। SO2 को कहते हैं बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल, जलते हुए सल्फर की गंध जैसी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि SO2 बर्निंग सल्फर लाइक गैस है। सफोकेशन, दम घुटने लगता है, तो ऐसे भी हो सकता है कि सफोकेटिंग गैस कौन सी है, तो SO2 है, दम घुटने लगता है इससे, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल है, ठीक है ना। पंजेंट स्मेल को हिंदी में बोलते हैं तीखी गंध होती है, तीव्र गंध होती है, इसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को SO2 के बारे में मालूम होनी चाहिए। साथ में SO2 के बारे में थोड़ी नॉर्मल सी बात ये है कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम आती है ना। फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने में फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम आती है। इसको हिंदी में बोलते हैं कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम आती है। तो फूड प्रिजर्वेशन में भी SO2 को काम में लिया जाता है। SO2 की प्रॉपर्टी है बेटा कि ये एसिडिक गैस है या बेसिक गैस है, तो आंसर है एसिडिक गैस है। ये एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है। तो बेटा एसिड रेन आपने सुना, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, तो उसके लिए भी इसको रेस्पॉन्सिबल माना गया है। ये वाली बात भी आप लिखते रहिएगा, SO2 के बारे में कुछ भी आ सकता है बेटा। हाँ, एक आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो ये शो नहीं करती है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं नीट के अंदर, इसलिए मैं सारी बातें है ना जानबूझ के बता रहा हूँ। ऐसे में बाय द वे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही मेरे को याद आता जा रहा है तो मैं बताते जा रहा हूँ, वैसे नहीं। मैं आपको सोच के आया था कि SO2 के बारे में है ना मुझको ये बताना ही बताना है, क्योंकि मैं हर साल बताता हूँ और हर साल देखता हूँ कि मेरे बताया हुआ कुछ ना कुछ वापस रिवर्ट बैक करके आता है। बच्चे बोलते हैं कि सर वो वाली बात आपकी अच्छी लगी कि आपने SO2 के बारे में बातों बातों में इतनी बातें बता दी थी कि हमने नोट कर ली और हमने याद करी और वो हमारे काम आई। मैं उसी
पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आपको भी इसका हेल्प कहीं ना कहीं मिल सकता है, इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि SO2 के लिए सर ने कहा है कि वो एक एसिडिक गैस है, एसिड ड्रेन करवाती है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आती है ना। इसके अलावा ये एसिडिक गैस है तो एसिड कैसे रिएक्शन करेगा, बेस के साथ, और ये बेस है लाइम वाटर, इसको चूने का पानी कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, और लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। बता एसिड प्लस बेस से बनेगा ना सॉल्ट, तो ये एसिड है, ये बेस है, तो कोई ना कोई सॉल्ट बनना चाहिए। अब आपको सॉल्ट याद होना चाहिए, इसका सॉल्ट है CaSO3, जो जहां से आया है बेटा, इसकी रिएक्शन एसिड में हुई तो ये बना। तो आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम होगी तो वापस ये बन जाएगा। तो यानी इसकी SO2 अगर ये है, ये अगर XSO2 है, अगर ये X बराबर SO2 लिख दूं मैं, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड तो हो गई, क्योंकि अगर ये सपोज SO2 बेसिक मीडियम में जाएगा तो ये बनेगा, तो ये बनता है यहाँ पे। अगर आप बोलो नहीं सर यहाँ तो आपने व्हाइट लिखा है, बेटा व्हाइट तो सॉलिड लिखा है, सॉलिड में कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। एनायन तो ये वाला होगा सल्फाइड, और कैटायन है कैल्शियम, दोनों को मिला के बोलो क्या बना, कैल्शियम सल्फाइड। तो इसका मतलब व्हाइट सॉलिड क्या हो गया बेटा, ये हो गया CaSO3, नाम बोलो इसका, कैल्शियम सल्फाइड। तो कैल्शियम सल्फाइड व्हाइट कलर का PPT होता है, यानी सफेद रंग का अवक्षेप होता है, जो कि मिल्क जैसा नजर आता है। मिल्क को हिंदी में दूध बोलते हैं, तो दूधिया नजर आता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो गैस जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है वो SO2 होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज SO2, यानी कि वो गैस जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देगी वो SO2 गैस है। अब अगर आप बोलोगे सर ठीक है, ऐसी और कोई गैस नहीं हो सकती क्या, तो एक और ऐसी गैस है बेटा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी पहले ये देख लो कि ये वाली जो रिएक्शन हमको समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा लैब में हम सल्फाइड आयन का टेस्ट कैसे करते हैं। लैब में हम जब सल्फाइड आयन का टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली हम टेस्ट करते हैं SO2 को, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर लैब में सल्फाइड आयन है तो SO2 निकलेगी, और निकलेगी तो हम पहचान जाएंगे। हम स्मेल से पहचान जाएंगे, स्मेल से नहीं पहचाने तो हम उसमें लाइम वाटर डाल के मिल्की कर देंगे, उससे पहचान जाएंगे। और उससे भी नहीं पहचाने तो क्या होगा, जो मिल्की होगा, सुनना ध्यान से, ये और खतरनाक रिएक्शन है। खतरनाक मतलब यूं डरावनी वगैरह कुछ नहीं, ऐसे मतलब बढ़िया रिएक्शन है जिसको लोग जनरली सोच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो जो व्हाइट PPT आया है, ढंग से सुनना, जो व्हाइट PPT आया है उसमें अगर X को एक्सेस में, X कौन है, SO2, अगर SO2 यहां पर ये SO2 है, जो मिल्की सॉल्यूशन मिला है उसमें SO2 अगर एक्सेस में पास करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, सॉल्युबल। सॉल्युबल यानी कि एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, पानी जैसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी वो जो दूधिया रंग था वो सारा गायब। अब आप सोचोगे सर ये दूधिया रंग गायब कैसे हुआ, तो कुछ नया बना होगा ना बेटा। तो होता क्या है बेटा कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ CaSO3 और ये है SO2, SO2 कौन सा मीडियम है, एसिडिक, तो यानी कि ये वाला सॉल्ट एसिडिक मीडियम में एक सॉल्युबल सब्सटेंस बना देता है, और वो सॉल्युबल सब्सटेंस ये रहा CaHSO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम बाइसल्फाइड, ठीक है ना। कैल्शियम बाइसल्फाइड को कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर ये कैसे बना, तो बेटा ये एसिडिक मीडियम हो गया ना बेटा, ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में कौन सा आयन ज्यादा बन जाएंगे, H+ आयन। SO2 अगर पानी में आएगा तो कौन सा आयन ज्यादा हो जाएंगे, H+, ये H+ जाके जुड़ेगा वाई में, वाई कौन है ये, इसमें अगर H+ आयन जुड़ेंगे तो ये तो बनेगा। तो कैल्शियम सल्फाइड जो कि एक व्हाइट PPT था, उसमें एसिडिक मीडियम होने पर कैल्शियम बाइसल्फाइड बना, जो कि पानी में घुल जाता है। ये सॉल्ट पानी में घुलता है जबकि ये नहीं घुलता है। अब ये नौगनी की गजब बात है, कैल्शियम का एक सॉल्ट सल्फाइड है तो इनसॉल्युबल, जबकि बाइसल्फाइड है तो सॉल्युबल। बाइसल्फाइड भाई है तो घुल गया, भाई घुल मिल जाते हैं ना, ठीक है ना। तो ये बस याद करने का तरीका है, ऐसे कोई भाई बहन का चक्कर यहाँ पर मत करना। हाँ, तो इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड है और ये कैल्शियम बाइसल्फाइड है। व्हाइल दिस कंपाउंड इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट which is insoluble in water, but this is not a insoluble substance, ये soluble substance है, ये पानी में तुरंत घुल जाता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है। हिंदी बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है, बोलने में मजा आता है, पारदर्शी सॉल्यूशन विलियन, ठीक है ना। तो वही वाली बात यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा। ये सारी की सारी रिएक्शन अगर आपको याद है तो आपको मजा आ जाएगा बेटा। लेकिन एक और बात में आपको मजा आएगा कि अगर आपको ये सल्फाइड याद है तो आपको कार्बोनेट आयन का टेस्ट अपने आप, एक के साथ एक फ्री बोलते हैं ना आजकल, ऑफर चलते हैं जब भी कोई चीज मिलती है एक के साथ एक फ्री, तो यहाँ पर भी ये सल्फाइड आयन के साथ कार्बोनेट आयन फ्री है। अगर आपको ये याद है तो ये अपने आप याद होगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो S लिखा है उसकी जगह C लिख दो, रिएक्शन रिपीट हो जाएगी। देखो ये देखो, तो सब कुछ मैंने बस A B और C लिखा है। A B C तो लिख सकता हूँ ना बेटा मैं, X Y Z तो मैंने ऐसे लिखा था, A B C तो मैं खुद हूँ तो A B C तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है ना। तो वहां देखो A, ये फिर ये B और फिर ये C लिखा है मैंने। देखो यहाँ पर X Y Z जो थे वैसे के वैसे A B C। अब आप बस इसमें करो S
की जगह सी कर दो तो बताओ ए क्या बना, तो CO2 गैस। तो ए बराबर है CO2 गैस, ठीक है ना। अब एक काम करना, वीडियो को रोकना, मेरे वीडियो को पॉज करना, यानी मेरे को चुप करना और खुद बोलना कि बी और सी क्या है, अपने आप निकालो। ये वाली मैंने हिंट आपको दे दिया है, ठीक है ना। अब जब निकाल लिया हो तो वापस मेरे को चालू करो, मेरे को वापस सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और देखो कि आपने सोचा और जो मैंने बोला वो सेम है या नहीं है। सेम टू सेम होना चाहिए। देखो क्या है ये, देखो ये तो है CO2, इसमें खास बात नहीं है CO2, और जब इसकी रिएक्शन हुई थी तो कैल्शियम सल्फाइड बना था, तो यहाँ पर हमने कहा Ca, S की जगह C लगा दो, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ ऐसी बात है कि ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है, तो ये भी दूध या ये भी व्हाइट करता है, तो CO2 लाइम वाटर को मिल्की करता है, यानी CO2 भी चूने के पानी को दूध दिया करता है। तो चूने के पानी को दूध या यानी मिल्की करने वाला कंपाउंड CO2 हुआ या SO2, तो आंसर है दोनों हुए। और इसमें CO2 यहाँ पर बी कौन है बेटा, CaCO3, इसमें X A कौन है, CO2। अगर ज्यादा पास करोगे, CO2 कैसी गैस है, ये भी एसिडिक। अब देखो बेटा कितनी जबरदस्त बात है, ये भी एसिडिक गैस है और ये भी एसिडिक गैस है, और एसिडिक है तो H% बढ़ेगा, और H% बढ़ेगा, इसमें H% अगर बढ़ गए तो क्या बन जाएगा। जब इसमें आपको समझ में आ रहा था तो यहां भी लिख दो CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के ब्रैकेट में क्या लिखा है, सॉल्युबल, यानी ये एग्जैक्टली वही वही रिएक्शन है। अगर थोड़ा भी अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर ये वाली बात समझ में आ गई है, तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि ये नहीं आई होगी, है ना। क्लास में मैं पूछता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं, है ना, जो कि सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो क्या बोलते हैं मालूम है कि सर ये तो समझ में आ गया था, इसमें कोई दिक्कत है वापस बताओ। तो मैं उस बच्चे को कोई बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया था कि मेरे को बेवकूफ बना रहा है वो, कि ये समझ में आ गया और ये नहीं आया। भला ये कैसे हो सकता है, किसी को ये समझ में आ गया और ये नहीं आया, ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। और वाकई में किसी को, आप में से भी किसी को ऐसी दिक्कत हो तो ऐसे नहीं कि है ना घर पे बैठे बैठे सोचने लग जाए कि अरे हमारे में होता है कभी कभी कि अपने को अटेंशन नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन मेरे कहना सुनो, है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सल्फर की जगह कार्बन है, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, बस एक अंतर मेरे को जो लगता है वो क्या है, वो सुनना बेटा, SO2 की जो स्मेल होती है वो बर्निंग सल्फर स्मेल होती है, जलते हुए सल्फर की गंध होती है, दमघोटू होती है, वो इसमें वैसी प्रॉपर्टी नहीं है। CO2 जो है वो ऐसी गैस नहीं है। और भी अंतर है लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी इनमें सिमिलरिटी काफी है। अब लैब में ये दिक्कत वाली बात है, लैब में अगर सिमिलर गैसेस होती हैं तो हमें पहचानना मुश्किल होता है, हम CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश कैसे करें, भेद कैसे करें उन दोनों में कि वो अलग अलग गैसेस हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको कंफर्म करना है कि ये CO2 ही है, ये SO2 ही है, तो उसके लिए ये 15 और 16 वाली रिएक्शन जबरदस्त काम की है ना। 15, 16 जैसी रिएक्शन जो है वो बहुत काम की रिएक्शन से क्या है वो देखना बेटा। ये देखो मैंने लिखा है SO2, यहाँ पे लिखा है एसिडिफाइड KMNO4। मैं क्या करता हूँ, वैसे KMNO4 भी चल जाएगा लेकिन मैं जानबूझकर एक नया कंपाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पर। और हाँ, ये वाला जो कंपाउंड है ना KMNO4, ये इसको ऐसे करो एक बार के लिए, KMNO4 हटा के इसको लग दो आप K2Cr2O7। अब वैसे KMNO4 भी ले सकते थे, मैं बताऊंगा अभी आपको, वापस लौट के आऊंगा इस बात पर। SO2 K2Cr2O7, K2Cr2O7 कौन सा एजेंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी +4 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, +6 में, तो SO3 बना देगा, इसका SO3 बना देगा और खुद हो जाएगा रिड्यूस, और क्रोमियम स्टेट आ जाएगा +3। अच्छे से देख लो बेटा, SO2 को तो इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद हो गया रिड्यूस, ये एसिडिफाइड होना चाहिए। एसिडिफाइड K2Cr2O7 की बात कर रहा हूं, ऐसा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो अम्लीकृत है, यानी उसमें एसिड मिला हुआ है। एसिड मिलने के बाद है ना उसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़िया हो जाती है, और उसके बाद में वो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम +3 में। अगर आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो है तो क्या बड़े, ये SO2 की पहचान का टेस्ट है, SO2 की पहचान हो चुकी है, लेकिन हमें एक समस्या है कि ये SO2 गैस है या CO2 है, पहचान में नहीं आ रही है। अगर पहचान में नहीं आ रही तो आप उसकी रिएक्शन करवा दो एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ में। अगर आप बोलोगे तो आप पहचान में कैसे आएगी, तो मैं बताता हूं पहचान में कैसे आएगी। एसिडिफाइड K2Cr2O7 का कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज, नारंगी कलर होता है, ऑरेंज कलर, यहां लिखना मैं ऑरेंज कलर, ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन का कलर क्या है, ऑरेंज, और क्रोमियम +3 जो बना वो है ग्रीन। बताओ कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो SO2 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के कलर को चेंज कर देता है, ये SO2 की जबरदस्त पहचान है। और ये वाली प्रॉपर्टी वो है जो कि CO2 नहीं देता, क्योंकि CO2 को ऑक्सीडाइज करना संभव नहीं है। अगर आपने यहां भी ले लिया एसिडिफाइड K2Cr2
O7 ले लिया तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। CO2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। अब खुद सोचो क्यों नहीं देगा? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? 4, और कार्बन की तो 4 ही होती है बेटा, 4 से 6 में जा नहीं सकता। SO2 जा सकता था तो SO2 रिएक्ट किया लेकिन CO2 रिएक्ट नहीं किया। तो बच्चों बताओ CO2 और SO2 में डिस्टिंग्विश करना यानी कि उनको भेद करना, उनको पहचानना कि ये CO2 गैस है, SO2 गैस कैसे करोगे? तो सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। SO2 और CO2 के बारे में जो भी सिमिलरिटीज हैं या जो उनमें डिफरेंसेस है वो एक साथ बता रहा हूं, है ना। सिमिलरिटी, दोनों गैसेस हैं। एक और सिमिलरिटी, दोनों एसिडिक हैं। एक और सिमिलरिटी, दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट पीपीटी बनाती हैं। एक और सिमिलरिटी, उस व्हाइट पीपीटी के साथ एक्सेस में ये गैस डालने पर पीपीटी डिसॉल्व होके वो कलरलेस सॉल्यूशन दे देता है। ये सारी की सारी इनकी सिमिलरिटी। अब डिफरेंस इनमें ये है कि CO2 है ना ऐसी गैस है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, SO2 की स्मेल होती, बर्निंग सल्फर स्मेल। एक और डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस, SO2 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कर देगा लेकिन CO2 ऐसा कोई काम नहीं करेगा, वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रखेगा। ठीक है ना। अगर आप बोलोगे सर आपने पहले KMnO4 लिखा था, अब क्या आप भूल गए रिएक्शन कि KMnO4 की क्या थी इसलिए आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख दिया होगा? वरना मैं भूला नहीं था। होता क्या, लैब में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं टेस्ट के लिए। अगर हम KMnO4 भी लें तो काम चल जाएगा, है ना, लेकिन टेस्ट के लिए हम उसको लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी में KMnO4 की रिएक्शन भी दे रखी है। रिएक्शन KMnO4 के साथ भी होती है। क्या होगी वो देखो, KMnO4 क्रोमियम नहीं बनाएगा, KMnO4 में मैंगनीज +7 से +2 में आ जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ये पहले था पिंक और हो जाएगा कलरलेस। इसका मतलब SO2 की प्रॉपर्टी है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के कलर को चेंज कर देता है और KMnO4 के कलर को डीकलराइज कर देता है। क्योंकि KMnO4 पहले तो था पिंक और इसका जो बनेगा Mn+2, ये Mn+2 जो बनेगा Mn+2 अलग से लिख देते हैं। चलो बहुत ज्यादा खचर पचर हो रही है तो अलग से कर लेते हैं। ये रहा KMnO4, ये रहा SO2, ये रहा Mn2+, ये रहा कलरलेस, ये है पिंक। तो SO2 KMnO4 के पिंक रंग को उड़ा देता है। ठीक है ना, ये इसको रंगहीन कर देता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी नीट में आया था कि इनमें से कौन सी गैस KMnO4 को डीकलराइज कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो SO2 कर सकती है। क्या ये रिएक्शन CO2 देगा? अगर यहां पर CO2 होता तो मैं लिखता NR, जिसका मतलब है नो रिएक्शन, है ना। इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि CO2 एक रिड्यूसिंग गैस नहीं है बेटा, किसी को रिड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका अंदर उनको KMnO4 से भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको अभी ये बातें समझ में आ चुकी हैं। रिएक्शन नंबर 16 तक पूरी की पूरी क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लिख याद करना। मैं दोबारा तिबारा कितनी बार पता नहीं, है ना, बोल चुका हूं आपको कि ऐसे करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2। CO2 और SO2 में कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है? पहला लाइम वाटर ये वाला है। क्या लाइम वाटर CO2 SO2 में डिस्टिंग्विश कर सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि लाइम वाटर दोनों के साथ में व्हाइट पीपीटी दे देता है, तो लाइम वाटर नहीं है। क्रॉस बैरिटा वाटर, कुछ लोग बोलेंगे सर पढ़ाते तो हो नहीं, क्वेश्चन दे देते हो। बड़ा कुछ तो मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, ये ऐसी मेरी आदत भी है और ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंज बच्चों के सामने भी रखना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे मत सोचना कि बैरिटा वाटर पढ़ाया नहीं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा दूंगा। मैं कई सारी चीजें क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पूरी स्पून फीडिंग 100% मुझसे नहीं होगी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो मैं आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। बैरिटा वाटर मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो रोक कर ही कोई नेट पर सर्च करके कोई निकाले कि बैरिटा वाटर क्या है, और वैसे डायरेक्टली तो ठीक है मैं बोल ही रहा हूं कि बैरिटा वाटर होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह बेरियम अगर आ जाए तो उसको बोलेंगे बैरिटा वाटर। उसका भी काम वही होगा, वो भी लाइम वाटर को मिल्की करेगा, सब कुछ सेम रिएक्शन है, रिएक्शन सेम है, बस बेरियम कैल्शियम की जगह बेरियम है। तो इसका मतलब जब लाइम वाटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है तो बैरिटा वाटर डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? लाइम वाटर बैरिटा वाटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है बेटा? एसिडिफाइड K2Cr2O7 अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन, क्या ये डिस्टिंग्विश करेगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि CO2 के साथ वो रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन इसके साथ रिएक्शन देके इसका कलर, इसके साथ रिएक्शन करके अपना कलर चेंज कर लेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का खुद का रंग ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो, लेकिन इसके साथ कुछ कलर चेंज नहीं देगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, जबकि नन सही जवाब नहीं होगा। तो 3 गलत हो गए, 1 सही है।
ये क्वेश्चन काफी अच्छा, ना सिर्फ मेरे को लगता है बल्कि सबको लगता है, क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है बेटा वो भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी है ना ऐसे सरप्राइज की बात नहीं होगी कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी का जिस्ट है, पूरी थ्योरी का है ना, पूरा थ्योरी का वो निकाल के सब कुछ अपन ने इतना सारा पढ़ा और एक ही बात काम आ गई और वो ये वाली काम की बात है, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना SO2 के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोशिश करना कि सारी की सारी बातें आपको एकदम अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। चलो SO2, ये SO2 ने क्या किया था बेटा, KMnO4 को Mn+2 में रिड्यूस कर दिया था, मालूम है ना। तो इसका मतलब SO2 कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हिंदी में अपचायक कहते हैं, कि ये रिड्यूस कर सकता है चीजों को। अब किस किस को रिड्यूस करता है ये मैंने सारा लिखा है। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देगा, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निम्न में परिवर्तित कर देगा। ये काम है SO2 का। तो SO2 हाई स्टेट को लो स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है। ये देखो हाई स्टेट है 7, इसको कर देगा 2 कलरलेस, अभी बताया था। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 कर देगा क्रोमियम+3 ग्रीन, बताया था। फेरिक ये हाई स्टेट है लो, तो ये हाई स्टेट है, इसको लो में कन्वर्ट कर देगा फेरस। आगे बढ़ते रहो, SO2 और क्लोरीन, ये क्लोरीन की 0 हाई स्टेट है, इसको कर देगा लो में, यानी Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। और SO2 और O2 तो ये SO3 बन जाएगा। ये रिएक्शन हो गई। बताओ इन सब रिएक्शन में SO2 खुद क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज, सब में, और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। ये सबको हाई स्टेट को लो में रिड्यूस करने का काम आता है, ये मैंने यहां पे बता दिया है। ये रिएक्शन जो है ना उसके बारे में थोड़ा NCERT में लिखा हुआ है कि SO2 क्लोरीन को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता। सोच के बताना कि यहाँ पर क्लोरीन पड़ी, खूब सारी क्लोरीन पड़ी है, पानी में घुली हुई क्लोरीन पड़ी है, और मैं चाहता हूँ क्लोरीन हट जाए। तो क्लोरीन को हटाने के लोग SO2 को बबल करते हैं, SO2 के बुलबुले को छोड़ते हैं उस जगह पर जहां पर Cl2 पहले से मौजूद होती है, ताकि Cl2 हट जाए। Cl2 Cl- बन के पानी में घुल के फिर हट जाएगी। अगर आप बोलोगे सर ये SO2 Cl2 को कैसे हटा सकता है, तो ये रिएक्शन देख रहे हो, SO2 Cl2 को Cl नेगेटिव बना के पानी के अंदर है ना उसका सॉल्ट बना के उसको हटा देता है। क्योंकि पहले Cl2 था, अब Cl2 नहीं है, Cl नेगेटिव। अगर मान लो पानी में रह भी गया तो कौन है अब जिंदा बचा, कौन, Cl2 या Cl नेगेटिव, तो आंसर है Cl नेगेटिव। कई बार हम Cl2 को हटाना चाहते हैं, क्योंकि Cl2 होता है ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच करता है, ये रंग उड़ाता है, ऑक्सीडाइज करता है। अगर हमें मान लो पानी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए तो पानी में रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। भाई पानी में एसिड है, अब आप बोलते हो नहीं सर हमें एसिड नहीं चाहिए, तो बेस मिला तो खा जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब एक नॉर्मल सी बात है ना बेटा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर इज यस। तो अगर इसको न्यूट्रलाइज ये कर रहा है, क्लोरीन को न्यूट्रलाइज जो करेगा वो कहलाएगा एंटी क्लोर, एंटी क्लोर कहलाएगा। हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, एंटी क्लोर। आज के बाद ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इनमें से एंटी क्लोर कौन है। तो क्लोरीन को कौन खाया, तो क्लोरीन को किसने खाया, SO2 ने खाया। SO2 ने क्लोरीन को चेंज किया। अगर खाया पिया में समझ में नहीं आता तो चेंज किया, क्लोरीन को हटा के Cl नेगेटिव में चेंज किया, ये समझ लो। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, SO2 को NCERT में एक नाम से पुकारा गया और वो नाम है ANTICHLOR, एंटी क्लोर। तो आज के बाद SO2 को किस फॉर्म में याद रखोगे बेटा, एंटी क्लोर कंपाउंड के फॉर्म में याद रखोगे। आई होप ये सारा क्लियर है। अब अपन आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पर, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में एक बात सबको कॉमनली पता है कि ये बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है ना। गाढ़ा लिक्विड का मतलब हाई विस्कोसिटी वाला, विस्कोसिटी बहुत हाई होती है इसकी। विस्कोसिटी को हिंदी में मैंने शांता लिख दिया है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि सर ये तो रटने वाली बातें बता रहे हो आप, लिक्विड है और हाई बॉइलिंग पॉइंट, और ये हमको समझे कैसे। समझो H बॉन्डिंग से। मैंने आपको H बॉन्डिंग जब करवाया था कुछ दिनों पहले, तो मैंने बता दिया था कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड की दूसरे मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ होता है बाय H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा चिपका हुआ होता है। और ये कारण है कि ये गाढ़ा होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा ना, और बॉइलिंग पॉइंट भी यही होगा, क्योंकि जब आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है तो हीट ज्यादा करना पड़ेगा इसको बॉइल करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। आई विल टेक अ ब्रेक, मैं वापस 2 मिनट बाद में आपको वापस बताता हूँ। यस, कोई जरूरी अर्जेंट वर्क था, सॉरी फॉर द
स्मॉल ब्रेक इफ एट ऑल। वैसे तो इन्होंने एडिट वगैरह कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। H2SO4 का मैंने बता रहा था, लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है, विस्कोसिटी इसकी हाई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, लेकिन उसकी एक शर्त है कि कंसंट्रेटेड होना चाहिए बेटा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो मैंने ये लिखा है ओनली, ये पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि ये सिर्फ कंसंट्रेट होगा तभी होगा, यानी अगर ये सांद्र होगा तभी होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तभी होगा। कॉन्सेंट्रेट को हिंदी में सांद्र कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, लेकिन तब है जबकि कॉन्सेंट्रेटेड है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी को भी छीनता है बेटा। पानी के लिए एक इंटरेस्टिंग बात अभी बताऊंगा आपको 2 मिनट बाद में कि क्या है। वैसे आप देख लो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को ये खींचता है, पानी को जबरदस्त अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो पानी को अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये इसका मतलब चीजों को डिहाइड्रेट करने के लिए काम आता है। इसको हिंदी में निर्जली कारक भी कहते हैं, और ये बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन वापस तब जबकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। आप खुद बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड होगा तभी ना उसमें पानी की कमी होगी, तभी तो पानी को अट्रैक्ट करेगा। डाइल्यूटेड है, पहले से खूब सारा पानी है, और फिर किसी को दूसरे से पानी छीनेगा, ऐसे बेवकूफी क्यों करेगा वो। तो इसका मतलब ये कि कॉन्सेंट्रेट एसिड जो होगा, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात बता रहा था वो ये कि जैसे क्या होता है, लैब में हमें कहा गया कि आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है, इसको डाइल्यूट करो। तो क्या करोगे, उसमें कॉन्सेंट्रेट को डाइल्यूट करोगे, यानी कि आपको गाढ़े को पतला करना है, पानी डालना है उसमें, तो पानी डालोगे, सिंपल सी बात है, पतला हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन बहुत डेंजरस है बेटा, पानी डालते ही ये इतनी हीट रिलीज करता है कि एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जिस सॉल्यूशन में उससे बम्प करके बाहर आ सकता है, चेहरे तक पहुंच सकता है, चेहरा जल सकता है। ऐसे एक्सीडेंट्स कई बार हुए हैं, जिसको अवॉइड करने का एक सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ। पानी लो, पानी की ज्यादा क्वांटिटी लो, सल्फ्यूरिक एसिड की कम क्वांटिटी लो, फिर उसको धीरे धीरे मिलाओ, जितना आपकी कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ। जब आपको सही डाइल्यूशन मिल जाए तब रिएक्शन को रोक दो, ठीक है ना। कोई बम्प वम्प नहीं करेगा। पानी थोड़ा सा अगर मान लीजिए हल्का फुल्का पानी के 1-2 बबल्स आ भी गए तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे साफ कर लेते हैं पानी को, पानी में कोई समस्या नहीं है। और समस्या किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाए या पानी में सल्फ्यूरिक एसिड, तो आंसर है पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर उसको डाइल्यूट करते हैं। बड़ा ऐसे कॉमन और जनरल इंफॉर्मेशन में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ बहुत ज्यादा तीव्र यानी बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन देता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस कारण से हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कोई एक्सीडेंट हो लैब में, और उसको अवॉइड करने के लिए हम पानी की अधिक मात्रा में यानी पहले पानी लेते हैं और पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालकर, और सल्फ्यूरिक एसिड को उसके जितना भी डाइल्यूशन करना है उसको डाइल्यूशन कम कर देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे आपके एनाइंस का लैब टेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, ठीक है ना। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू सब लोगों को वीडियो देखने के लिए। अच्छी तरह पढ़ो बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ना। डोंट मिस आउट ऑन दीज, क्योंकि मेरे को हर साल का एक्सपीरियंस है कि बच्चे लास्ट में बोलते हुए नजर आते हैं कि सर वो रिएक्शन पार्ट थोड़ा सा है ना, मज़ा नहीं आया उसके अंदर। अब पता नहीं वो मज़ा कौन सा आता है, लेकिन ऐसा होता है कि हर साल थोड़ा मज़ा कम रहता है इसके अंदर। ये केमिकल बॉन्डिंग तो सर बढ़िया था, रिएक्शन पार्ट जब से आया तब से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको केमिस्ट्री कम समझ में आ रही है। वो इसलिए क्योंकि आप सही तरीके से सही अप्रोच के साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर समस्या रहेगी, ठीक है ना। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आपको समस्या नहीं आए, है ना। पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, लेकिन तो भी अगर आपका पढ़ने का तरीका अगर प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए मैं खुले तौर से बोल रहा हूँ कि आपको रोज़ रोज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त होती है, आगे की सभा के लिए वापस मुलाकात करेंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। वापस आज अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक की रिएक्शन पार्ट को कंटिन्यू करेंगे अपन। पी ब्लॉक के रिएक्शन पार्ट में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 15 तो हो चुका है, पूरा 16वां चल रहा है। 16वें का सबसे लास्ट वाला पार्ट चल रहा है ना, जो सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने बता दी थी, अब उसके आगे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं संपर्क विधि। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम इंडस्ट्रियल लेवल पर, है ना, हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है वो हमको यहाँ पे सीखना है। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो हमें स्टार्ट करना है सल्फर से। सल्फर से SO2, SO2 से SO3 और SO3 से H2H2O7, H2H2O7 से H2SO4। जो लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग इस पूरे फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर लें
कि सर ने पहले बताया था S से SO2, SO2 से SO3, SO3 से H2H2O7 और H2H2O7 से H2SO4। ये पूरा आपको याद रहना चाहिए। अब इसके मैं स्टेप्स को समझाता हूँ आपको। वो देखें, सल्फर जो है, जिन इलाकों में सल्फर मिलता है उन इलाकों में सल्फर के साथ मिलने वाली जो इम्प्योरिटी होती है वो जनरली होती है आर्सेनिक, थोड़ा बहुत डस्ट और मॉइस्चर भी रहता है। तो इसका मतलब ये जो सल्फर होता है बेटा वो होता है इम्प्योर। ये रिएक्शन बहुत सेंसिटिव रिएक्शन है, क्यों है बताऊंगा मैं, लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिएगा ये रिएक्शन सेंसिटिव है, और सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील रिएक्शन है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस रिएक्शन में बिल्कुल भी कुछ बाहर का, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स यानी कुछ भी जो बाहर के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं आए, है ना। इम्प्योरिटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हमें इम्प्योरिटीज के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। इस सल्फर के साथ जो इम्प्योरिटी होगी वो SO2 में भी आएगी, और SO2 वाली जो SO2 में जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ये वाली होंगी डस्ट, वाटर, आर्सेनिक। आर्सेनिक, डस्ट और वाटर आपको याद रखना है कि ये तीन मेन इम्प्योरिटीज होती हैं। और डस्ट को हटाने के लिए पानी को स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल में छिड़काव, ऊपर छिड़काव करते हैं। अगर मान लो इस कमरे में SO2 है और उसमें डस्ट भी है तो ऊपर से पानी का छिड़काव कर दो, डस्ट जो होगी है ना वो पानी से नीचे बैठ जाएगी, SO2 कमरे में रहेगी। लेकिन उससे एक समस्या होगी कि ऊपर जो अपन ने पानी गिराया है उससे मॉइस्चर आ जाएगा। तो SO2 जिसमें मॉइस्चर पहले नहीं था, मॉइस्चर भी आ जाएगा। मॉइस्चर आ जाएगा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको लास्ट टर्म पे सिखाया था कि सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव कर दो, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव कर दो। जब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो अपने साथ पानी को अवशोषित करके नीचे बैठेगा, इसके अंदर पानी हट जाएगा। तो इसके अंदर पानी को हटाने का तरीका है बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2O4। तो ये दोनों बात तो हो गई समझने की। और एक याद रखने वाली बात है कि आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने के लिए हम जो क्रिस्टल्स काम में लेते हैं बेटा, आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने वाला जो क्रिस्टल होता है वो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड से हम आर्सेनिक को हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर SO2 में तीन तरह की इंप्योरिटीज और तीनों को हटाने के तरीके मैंने बता दिए। हम SO2 को आगे कैसे ले जाए बेटा, SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, तो निकालोगे तो आएगा +4। और हमें कांटेक्ट प्रोसेस में बनाना क्या है, बनाना है हमें H2SO4। और H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जवाब है +6। क्या हम 4 से 6 में जाना चाहते हैं, तो आंसर इज यस। जाना चाहते हैं तो जाओगे कैसे, तो ऑक्सीडाइज करके। तो पहला यहाँ तो मैंने प्यूरिफाई, ये जो प्यूरिफाई बताया वो इन सब स्टेप्स के मद्देनजर है। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो प्यूरिफिकेशन के हैं। प्यूरिफाई करोगे तो SO2 प्योर हो गया, ये SO2 मैंने लिख दिया प्योर। अब SO2 को ऑक्सीडाइज करना है। एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और वो ये है कि SO2 की जो O2 के साथ रिएक्शन है वाली रिएक्शन वो मैंने आगे से बताई है। SO2 + O2 SO3 वाली जो रिएक्शन है बहुत धीरे होती है रिएक्शन। आप जानते हैं बेटा रिएक्शन अगर धीरे होती है तो इंडस्ट्रीज में अगर प्रोसेस धीरे धीरे होगा तो फिर हमारे को जो प्रोडक्शन होगा वो कंपाउंड का वो बहुत कम रेट से होगा। और इंडस्ट्री में इतने खर्चे होते हैं कि प्रोडक्शन अगर कम रेट से हो रहा है तो कहीं ना कहीं लॉस होगा इंडस्ट्री को। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा जल्दी हो तो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए लेना पड़ेगा कैटलिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। तो वो कैटलिस्ट है V2O5। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए कि कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होने वाला कैटलिस्ट कौन सा होता है। इनफैक्ट इस पूरे स्टेप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही ये वाली रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिख दी है। तो इसमें कैटलिस्ट मैंने लिया है V2O5। इसके अलावा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये बात समझने वाली है। ये रिएक्शन में प्लस हीट है, हीट निकल रही है। प्लस हीट मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ हीट नहीं, यहाँ की तरफ हीट नहीं है, हीट निकल रही है। हीट निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, शॉर्ट में एक्सो रिएक्शन, हिंदी में ऊष्माक्षेपी। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो अभी के लिए ध्यान रख लीजिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ा दिया जाएगा ढंग से। अभी तो आप याद रख लें कि सर ने कहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लो होना अच्छा है, तो लो टेम्परेचर होना जरूरी है। प्रेशर हाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर आधा मोल है। इन दोनों को मिला के देखें तो 1.5 मोल है, और इसको देखें तो ये 1 मोल है। तो 1.5 मोल से 1 मोल घट रहे हैं। तो जहां पर गैस के मोल घटते हों, जहां गैसेस के मोल कम होते हों, वहां प्रेशर अप्लाई कर दो ज्यादा। ये भी ली-चैटले प्रिंसिपल में, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अभी तो ये बात ध्यान रखना कि डायरेक्टली ध्यान रखना कि सर ने समझाया है कि SO2 से SO3 बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज में कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो मेथड काम में लेते हैं ऑक्सीडेशन का, उसके लिए 3 बातें। पहला, कैटलिस्ट के रूप में किसको काम में लेते हैं, तो जवाब है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, फॉर्मूला V2O5। सेकंड, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर लो क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और तीसरा प्रेशर हाई क्योंकि रिएक्शन में मोलों की संख्या कम हो रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में अगर नीट के लेवल का क्वेश्चन बन सकता है वो इस पे से बन सकता है, बाकी कोई ज्यादा चांसेस नहीं है। SO3 बन गया बच्चों। बताओ मेरे को SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पहुंच चुकी है, तो जवाब है +6।
अब एक रिएक्शन देखना कितनी जबरदस्त बता रहा हूँ। SO3 में पानी डाला मैंने, SO3 में पानी डालते देखो क्या बना, H2SO4। लेकिन मैंने यहाँ पर पानी नहीं मिलाया, यहाँ पर कुछ और मिलाया, क्यों मिलाया बताऊंगा। लेकिन पहले देखो SO3 में पानी मिलाने से सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है या नहीं, यस या नो में जवाब चाहिए, है ना। तो आपको आंसर आप बोल रहे हो कि सर आप तो लिख रहे हो तो यस ही तो है, और वैसे भी देखो +6 स्टेट है तो +6 का +6 ही तो बनेगा, और वैसे भी बैलेंस हो रहा है। देखो H2SO4 H2O और SO3 तो O जोड़ के 3 और 1 4 और सल्फर 1 और H2 तो बैलेंस है बिल्कुल। तो SO3 में पानी मिलाने पर वाकई में सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। लेकिन ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होने के कारण सल्फ्यूरिक एसिड वेपराइज के फॉर्म, वेपर के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, फॉग होते ना, ठीक है ना, धुंध, एकदम H2SO4 की धुंध छा जाती है पूरे उसमें, है ना, ट्यूब में, और कांच की जो नलियां होती है उसके किनारों पर वो चिपक जाता है, उनको कंडेंस करना मुश्किल होता है। इसलिए किताबों में लिखा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से बनाना बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह से बनाते हो तो आप तैयार रहो कि आपको काफी समय वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो धुंध बन गई, सल्फ्यूरिक एसिड इतने हाई टेम्परेचर पे, है ना, क्या बोलते हैं, इवेपोरेट होने लगेगा, अगर वेपोराइज होने लगेगा तो धुंध बनेगी, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड कंडेंस नहीं हो पाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संघनन की दिक्कतें आएंगी, संघनित नहीं हो पाएगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा, द्रवित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कि ये तरीका नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। कुछ लोग बड़ा अजीब सा मजाकिया सवाल पूछते हैं कि सर आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया तो है नहीं, काम मैंने ना पहले से स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो कोई हलवा हो कि बना तो है नहीं, खाएंगे पहले कैसे, है ना। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं। बेटा आप खुद को दिमाग रखो कि ये दुनिया में पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड तो ना बनाएंगे, इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि धरती पे पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड आज बनेगा, वो तो ना होता है, पहले से कहीं ना कहीं बना हुआ होगा। तो जहां बना हुआ है बाजार से वो मार्केट से लेकर आ गए, ये रिएक्शन करवा दी, ठीक है ना। चलो कोई भी हो, इंपॉर्टेंट बात सुनना, SO3 जो एग्जाम के लेवल का स्टेटमेंट याद रखने वाला स्टेटमेंट है वो है SO3 को पानी में एब्जॉर्ब नहीं करवाते हैं, क्योंकि रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी होती है, और इस रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड धुंध यानी फॉग के रूप में बनता है, जो हमें अवॉइड करना बेहद जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात हुई। आपने बोला चलो सर मान लिया आपकी बात, पानी में एब्जॉर्ब नहीं कराएंगे, है ना। अब बताओ एब्जॉर्ब कराएं किसमें, तो आंसर है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में एब्जॉर्ब कराओ, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई धुंध वगैरह नहीं बनेगी, और बनेगा H2H2O7, एकदम धीरे धीरे ये वाला कंपाउंड बनेगा, कोई धुंध वगैरह नहीं, कोई समस्या नहीं, लिक्विड के फॉर्म में बनेगा, आराम से इसको आप कंडेंस कर सकते हो। तो ओलियम कहलाता है, H2H2O7 आप सब जानते हैं, और ओलियम का एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बताओ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कुछ याद आया, 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से पानी निकलने पर बनता है। तो अगर आपको याद है कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से पानी निकलने पर ये बनता है, तो अपने आप ये समझ जाओगे कि इसमें पानी मिलाएंगे तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बेटा, तो ये बन गए 2 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर, है ना। अगर आपको फिर भी इच्छा है कि नहीं सर पूरा स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो स्ट्रक्चर आप घर पे बनाए, ये वाला स्ट्रक्चर इसका बनाओ, SOS करके बनाना, क्योंकि O साथ है। मैंने कहा था जब ऑक्सीजन 7 होते हैं तो SOS बॉन्ड होता है, फिर SOS को पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर एक बॉन्ड SO बॉन्ड काट के और HOH लगा के फिर देखो आपसे अपने आप बन जाएगा। इतने लंबे चौड़े बात की जरूरत वैसे पड़नी नहीं चाहिए, डेफिनेशन से इसका आ जाना चाहिए कि अच्छा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें पानी मिलाएंगे तो 2 ही तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। हमने शुरू में लिया सल्फर, सल्फर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इंप्योरिटीज हैं, तो SO2 में भी इंप्योरिटीज होंगी। जो 3 मेन इंप्योरिटीज हैं वो डस्ट है जिसको पानी से हटाएंगे, पानी है जिसको कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हटाएंगे, और आर्सेनिक को हटाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल से। SO2 जब पूरा प्योर हो जाएगा तो कैटलिस्ट चैम्बर में रिएक्शन होगी, वहां पर SO2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल SO3 प्लस हीट वाली रिएक्शन होती है, जिसके लिए पहला टेम्परेचर लो, दूसरा प्रेशर हाई और तीसरा V2O5 कैटलिस्ट के रूप में चाहिए। इससे SO3 बन जाएगा। SO3 को पानी में एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते क्योंकि H2SO4 है ना धुंध के रूप में, फॉग के रूप में बनता है, जिसको कंडेंस करना मुश्किल होता है, इसलिए उसको कंडेंस करवाते हैं किसमें, उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, जिसके साथ SO3 की रिएक्शन से ओलियम बनता है। आपको कुछ नहीं करना है, रटना बिल्कुल नहीं है, ऐसा समझ लो H2 सल्फर गिनो 1 और 1 2, H2 हो गए, ऑक्सीजन 3 और 4 7, ये 7 हो गए, ओलियम बन गया। ओलियम का एक और नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हाइड्रोलाइज करने पर, पानी के साथ रिएक्शन करवाने पर 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अपने को ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बस ऐसे जैसे मैंने भी रिवाइज करवाया वैसे ही आपको घर पे 1-2 बार रिवीजन कर लेना, एकदम मामला क्लियर हो जाएगा पक्का, जबरदस्त, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जो लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लैब में
काफी काम आता है। अभी तो जो मैंने कॉन्टेक्ट प्रोसेस किया वो तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन था। अब मैं आ रहा हूँ बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज पर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है बेटा कि एक ऐसा रिएजेंट है, लैब में एक ऐसा रिएजेंट है। रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं उसको। तो लैब में ऐसा एक रिएजेंट है जो कई सारे टेस्ट करवाता है ना। जैसे कि मेनली ये टेस्ट करवाता है एनायंस के, है ना, रेनायनों के। लैब में जो एनायंस होते हैं, है ना, माइनस वाले जो आयंस हैं वो एनायंस होते हैं। तो एनायंस के टेस्ट करवाता है, खूब सारे एनायंस को लैब में ये टेस्ट कर सकता है। अपने लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो कार्बोनेट और सल्फाइड आयन के टेस्ट किए थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, अगर आपको याद हो तो याद है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स की मदद से हमने 2 टेस्ट किए थे, एक तो कार्बोनेट का, एक सल्फाइड आयन का, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे ही वैसे और भी टेस्ट ही करवा सकता है। कुछ टेस्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करवाता है, कुछ करवाता है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेन जो विषय वस्तु अपनी चल रही है यहाँ पे, जो डिस्कशन जिस पॉइंट पे चल रहा है वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर ली थी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है इसकी, है ना। इसके अलावा विस्कोसिटी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के अलावा ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है ना। और ये क्या बोलते हैं, खूब सारे एनायंस के टेस्ट करता है। मैंने एक और बताया था कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जली कारक होता है, पानी को खींच के निकाल देता है कहीं से बाहर, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी प्रकार से मैंने एक और बात बताई थी कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो इतनी सारी बातें अपन सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में डिटेल में सारी बातें एक एक करके अब अपन पढ़ेंगे। इनमें से पहली बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट कौन से करवाता है एनायंस के, कैसे करवाता है, वो सारी बातें अगर आप याद कर सकते हो तो ऐसे याद करना कि सर ने समझाया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, मेनली 5 एनायंस के टेस्ट करवाता है। 5 ये है बेटा, ये हमारे कोर्स में इसलिए बता रहा हूँ 5 ये है। और वो कॉन्सेंट्रेट जिनका टेस्ट करवाता है वो 5 वो है। इनको याद, है ना, कर लीजिएगा। ये वाला तो है एसीटेट, ये कार्बोनेट है, यहाँ लिख रहा हूँ साथ में इनके नाम लिख रहा हूँ, एसीटेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, इन सभी आयनों के टेस्ट करवाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एसीटेट को आप एसी से याद करो, एसी। कार्बोनेट को कार से याद कर लो, नाइट्रेट को नाइट से याद कर लो, और बाकी दोनों एस एस हैं, दोनों में सल सल आता है, तो उसको स्लोली स्लोली याद कर लो, स्लोली स्लोली। ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कुछ दिमाग में चलाना ज्यादा ट्रिक है, याद करने के लिए ट्रिक है। बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे नाइन्स याद कैसे करें, ठीक है ना, तो समस्या आती है लोगों को। वैसे अच्छी बात ये है कि जो डॉक्टर्स बनने वाले यानी कि जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है। कम से कम मैं मेरी तुलना की बात कर रहा हूँ, मेरा शुरू से मैथ्स रहा है तो कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स को देखा है कि याद रखते हैं वो, कि सर कल आपने ये बताया था, वो मतलब याद रखते हैं, अच्छी बात है। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, बढ़िया बात है। लेकिन किसी को समस्या हो कि नहीं सर आप तो ट्रिक बता दो तो हमारे को और भी इजीली याद हो जाए, उसके लिए देखो एसीटेट को एसी से याद करो, एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाओ, एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली। अब एसी से हो गया एसीटेट, कार से कार्बोनेट, नाइट से नाइट्राइट, स्लोली स्लोली से पहला स्लोली है सल्फाइड और दूसरा स्लोली है सल्फाइड। एक तो ट है, टीई है और एक डीई है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये वाला आयंस कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है बेटा तो कोई ना कोई गैस निकलती है, वेपर निकलती है। आपको याद हो तो मैंने कहा था सल्फाइड, ये वाला मैं टेस्ट करवा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये मैं वापस नहीं करवाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं वापस नहीं करवाऊंगा, मैंने सारा करवा दिया था। मैं एक बार बोल के बताया था शायद आपको याद हो जाए। सल्फाइड आयन की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से SO2 गैस बनी थी। SO2 गैस बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल है, दम घोटू स्मेल है, दम घोटू गैस होती है ना, काफी तीखी गंध होती है उसकी, और वो चूने के पानी को के साथ रिएक्शन करके उसको मिल्की कर देती है, यानी दूधिया कर देती है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। व्हेन पास्ड इन एक्सेस द मिल्कीनेस विल डिसअपीयर एंड इट आल्सो decolorizes KMnO4 and turns potassium acidified potassium dichromate from orange to green। ऐसे याद आ रहा है बेटा आपको, ये KMnO4 को रंगहीन बना देता है, हिंदी में बोल रहा हूँ, ये KMnO4 को रंगहीन बना देता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी विलयन को ये हरे में परिवर्तित कर देता है। ये मैंने सारा आपको समझा दिया था, होप करता हूँ कि आपको याद होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब नई चीजें यहाँ सीखते हैं।
ये H जब इसमें जाके चिपकेगा तो बनेगा CH3COOH। बेटा ये है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की जो वेपर निकलती है टेस्ट ट्यूब के बाहर तो बड़ी भाई वाह, मतलब शानदार स्मेल आती है, अचार वाली स्मेल आती है। अचार में सिरका होता है और सिरका यानी विनेगर, तो विनेगर स्मेल मिलती है क्योंकि ये एसिडिक एसिड तो विनेगर होता है बेटा। तो CH3COH की स्मेल विनेगर स्मेल कहलाती है। तो विनेगर स्मेल सिरके की गंध आने से हम पहचान जाते हैं कि एसिटेटाइन प्रेजेंट है। तो एसिटेटाइन का टेस्ट क्या हुआ, अगर आपसे पूछे कि बताओ एसिटेटाइन का टेस्ट क्या है, तो ध्यान रखना एसिटेटाइन का टेस्ट ये है कि लैब में वो सॉल्ट जिसमें एसिटेट होता है उसमें यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाए तो सिरके जैसी गंध आने लगती है, क्योंकि एसिडिक एसिड की वेपर टेस्ट ट्यूब के बाहर निकलती है। यहाँ पे कौन सी वेपर बाहर आएगी बेटा, तो यहाँ पर आएगी पहले NO बाद में NO2। हमको NO2 लिखना है। अगर आप बोलोगे सर पता क्या चलेगा, तो इसके रंग से पता चल जाएगा ये ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है ना। ये ब्राउन कलर गैस है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो इससे गैस आ गई है। इसमें गैस कौन सी आएगी, तो इसमें H कितने चिपकेंगे बेटा, तो इससे 2 H चिपका दो तो H2S बना दो, और H2S जब बाहर आएगी तो इसकी सड़े हुए अंडे की गंध होती है, रॉटन एग। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर रॉटन वाली तो आपने बताई थी PH3 की, बेटा वो रॉटन फिश थी, सड़ा हुआ वो भी था, सड़ा हुआ ये भी है, लेकिन ये सड़ा हुआ अंडा है, वो सड़ी हुई मछली है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बस सड़ी हुई गंद है, बस सड़ी हुई गंद सारी जैसी होती हैं। केमिस्ट्री में सड़ी हुई में भी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, सड़ी हुई अंडे वाली अलग और सड़ी हुई मछली वाली अलग। हो सकता है आपको ये बातें थोड़ी अजीब सी लग रही हो कि क्या सड़ी हुई बातें कर रहे हैं, लेकिन अब कोर्स में है ना, एग्जाम में हो सकता है आ जाए, NCERT में लिखा हुआ ही है। तो इन सब बातों को अपने को तैयार रखना है कि H2S और PH3 दोनों ही रॉटन स्मेल वाली गैसेस हैं, लेकिन एक रॉटन एग लाइक स्मेल है जो कि H2S है, और दूसरे जो PH3 है वो रॉटन फिश लाइक स्मेल है। फिर आते हैं अपन यहाँ पर F माइनस को कॉन्सोनेंट H2O4 किसमें बदलता है बेटा, HF में बदलता है। HF एचिंग ऑफ ग्लास से संबंधित है, तो कांच के टुकड़ों के साथ रिएक्शन करता है लैब में, उससे इसको पहचान लिया जाता है कि HF है। तो ये एचिंग ऑफ ग्लास से पहचानते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं एचिंग ऑफ ग्लास, कांच के कुरेदने वाली रिएक्शन से जो आपको पढ़ाया जा चुका है, इससे पता चल जाता है कि अच्छा ये तो HF है। Cl कि अगर इससे रिएक्शन होगी तो HCl बनेगा, लेकिन अब ये रिएक्शन अलग है। मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेट H2O4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो Br माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, याद है बेटा। तो Br माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन के इसको Br2 बना देता है और इसको बना देता है I2, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि सबसे इलेक्ट्रॉन निकाल सके। इन दोनों से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाया, लेकिन इससे निकाल लिया Br2, और यहाँ पे जो गैस मिलेगी वो मिलेगी NO2, ये भी ब्राउन कलर की गैस है। अगर आप बोलोगे सर आयोडीन, तो आयोडीन वॉयलेट वेपर्स है, वॉयलेट वेपर्स हैं, बैंगनी वेपर्स हैं, इसकी बैंगनी जो है उसके वाष्प हैं, ब्रोमीन के ब्राउन वेपर्स हैं, HCl के व्हाइट फ्यूम्स हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये टेस्ट है, डिटेल वाले टेस्ट तो IIT JEE के सिलेबस में, हमें तो एकदम प्रिलिमिनरी टेस्ट करवा रहा हूँ कि ये बेसिक टेस्ट तो बेटा अपने को आने चाहिए। जिसको इनॉर्गेनिक के अंदर ये एनायंस कैटायंस के टेस्ट याद होते हैं, समझ में आए हुए होते हैं, उसके लिए इनॉर्गेनिक वाकई में बहुत इजी होती है बेटा। तो आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करवाया टेस्ट एनायंस के, है ना। 5 एनायन वो जो कि डाइल्यूट से रिएक्शन करते हैं, 5 एनायंस वो जो कि कॉन्सोनेंट से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये कर लीजिएगा, इनको याद करने का कोई जरूरत नहीं होगी। सारे हेलोजन से देखो, हैलाइड, डीबी हैलाइड, डीबी हैलाइड, ऑल हैलाइड प्लस नाइट्रेट, ऐसे याद कर लो, ऑल हैलाइड प्लस नाइट्रेट। बढ़िया बढ़िया आगे। अब ये जो रिएक्शंस हैं 21st, इन तीनों रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो मैं लिख देता हूं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसका मतलब है निर्जलीय कारक, यानी पानी के मॉलिक्यूल को निकालने वाला। ये देखो 2 एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज करो कि एक एसिडिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है मैंने CH3COOH, एक एसिडिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है CH3COOH, यहाँ से मैंने पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो पीछे क्या बचेगा बेटा, पानी हटाते ही पीछे ये बचेगा CH3COCOCH3, जिसका नाम है एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एसिडिक एनहाइड्राइड बनता है। कॉन्सोनेंट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है बेटा, जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर भी OH है,
यहाँ भी OH है, और ग्लूकोज सुक्रोज में भी OH तो होता ही है। तो ऐसा काफी सारी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग NCERT, दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज वेल कैपेबल ऑफ eliminating OH and H, that is water, from the compound which contain the OH group in organic chemistry। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वे कंपाउंड जिनमें OH समूह है, OH ग्रुप है, उनमें से H2O निकालने का काम कर सकता है कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इनमें से H2O निकाल के वहां बना रहा है एनहाइड्रेट। यहां से अगर पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके होंगे, इथीन बन जाएगा इससे। और अगर यहां से H2 निकाल दिया तो सिर्फ कार्बन बचेगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन प्लस वाटर, ये ग्लूकोज जो है कार्बन प्लस वाटर का होता है। तो ये क्या करेगा, वाटर को निकाल देगा, तो पीछे कौन बचेगा, कार्बन। कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, तो कार्बन को बोलते हैं कोयला, चारकोल। तो ये चारकोल है। बताइए चारकोल जानवर की हड्डी से बन रहा है? नो, ये जानवर की हड्डी से है, ग्लूकोज है नहीं। तो क्या ये चारकोल लकड़ी से बन रहा है? तो ये लकड़ी भी नहीं है, ये तो ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह है। तो इसका मतलब इसको ना तो अपन जानवर का चारकोल कहेंगे, ना इसको अपन कहेंगे वुड का, यानी लकड़ी का चारकोल भी नहीं कहेंगे इसको। हम इसको बोलेंगे कौन सा चारकोल, शुगर का चारकोल, क्योंकि शुगर से बन रहा है तो ये शुगर चारकोल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है शुगर चारकोल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर चारकोल को बना रहे हो तो उस रिएक्शन का नाम लिखो चैरिंग, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। तो चैरिंग रिएक्शन के फॉर्म में इसको याद करते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम है CHARRING, चैरिंग। चैरिंग का मतलब चारकोल का बनना। जिस रिएक्शन में चारकोल बन रहा है तो चैरिंग रिएक्शन हो गई है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों रिएक्शन में क्या कॉमन बात है बेटा, तो इन दीज थ्री रिएक्शन द कॉमन थिंग इज दैट द सल्फ्यूरिक एसिड इज शोइंग व्हिच बिहेवियर, तो आंसर है डिहाइड्रेटिंग बिहेवियर। यानी इन तीनों अभिक्रियाओं में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक की तरह कार्य कर रहा है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अब बात आती है कि कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और क्या काम कर सकता है। तो कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और काम कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो मैं यहां लिख रहा हूं 20 सेकेंड में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में लिखना ऑक्सीकारक के रूप में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। देखो इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा, इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा। जिंक तो आपको मालूम है बेटा, जिंक तो इतना एक्टिव मटेरियल हो तो खुद तैयार है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो जिंक का बन जाता है जिंक सल्फेट। जिंक पहले 0 था, अब +2 हो गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। जिंक जिंक आयन बन गया कॉपर, कॉपर सल्फेट। कार्बन CO2, सल्फर SO2, फास्फोरस H3PO4। इसके अलावा अभी मैंने जो पीछे बताए थे वो यहां देखो, सॉरी यहां देखो, ब्रोमाइड और आयोडाइड। Br- मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया था, ब्रोमीन में, और I- को I2 में। अगर आप बोलोगे सर ये दोनों के नहीं बता रहे, तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ H+ आयन दे रहा था, एसिड का वर्क कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। तो ये रिएक्शन मैंने जानबूझ के रिपीट नहीं करी, मैंने कहा अभी तो बताया, वापस एक ही रिएक्शन को बार बार बताऊं, इसलिए आप ध्यान रख लीजिएगा कि आप अपने नोट्स के अंदर चाहो तो जो ये वाली हेडिंग है इसमें 2 रिएक्शंस और ऐड कर दीजिएगा। ब्रोमाइड को Br2 में कन्वर्ट करता है और आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखना Cl- को Cl2 या F- को F2 में कन्वर्ट करने की इसमें क्षमता नहीं है, राइट। चलो, ये 2 रिएक्शन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? तो आंसर नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों में से एक को फिर भी ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन एक को नहीं कर पाता, तो बेटा किसको नहीं कर पाएगा? आंसर है कॉपर। क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है। आपको याद है नाइट्रिक एसिड में भी मैंने ऐसे कहा था। तो ये देखा गया प्रैक्टिकली कि कॉपर की रिएक्शन, सुने ना ध्यान से, लाइन इस पे अंडरलाइन कर लेना लिख के, कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन कॉन्सेंट्रेट के साथ कॉपर सल्फेट बनाता है। लेकिन जबरदस्त बात सुनना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्शन कर लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट। अगर आप बोलोगे सर ये तो सेम रिएक्शन हो गई, ये और ये रिएक्शन सेम हो गई, नहीं, डिफरेंट है। अगर आप बोलोगे कहां मजाक कर रहे हो सर, जिंक से जिंक सल्फेट, जिंक से जिंक सल्फेट सेम नहीं, टर्न यहां पर है, ट्विस्ट यहां पर है। यहां पर जो साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है वो SO2 बनता है, और यहां जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो H2 गैस बनता है। वैसे तो इसको याद कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, सारे गेम पोटेंशियल्स का होता है ये, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा
ऐसा बोलता ही नहीं सर, हमको समझाओ तो बेटा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस आयन अलग रहेगा, पानी ज्यादा, पानी की मात्रा ज्यादा है, H प्लस आयन अलग, और सल्फेट आयन अलग। बताओ मेरे को H प्लस आयन H प्लस आयन और सल्फेट दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन मांगेगा? तो आंसर है H प्लस आयन मांगेगा। किससे मांगेगा? तो आंसर है जिंक से। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो सल्फेट में जाके जुड़ेंगे या H प्लस में? तो आंसर है H प्लस में जाके जुड़ेंगे, इसलिए हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहां देखो हाइड्रोजन गैस बन गई। जबकि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जब होता है तो उसके अंदर H प्लस आयन अलग अलग नहीं रहते का कारण ही कॉन्सेंट्रेट का मतलब पानी कम है, और पानी कम होगा तो आयनेशन कम होगा। अगर आयनेशन कम होगा तो सल्फर की जो स्टेट है +6 वहां पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा और उसको रिड्यूस करके SO2 बनाएगा, और ये देखो SO2 गैस है। यानी जब भी आप कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, यहां जहां भी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है ना, हमेशा सल्फर पे इलेक्ट्रॉन आके चिपकेंगे और SO2 गैस बनाएंगे। यानी सब रिएक्शन में SO2, सिर्फ यहां नहीं है बेटा, यहां भी साथ में SO2 है। अगर आप लिखना चाहो तो यहां भी लिख देना, मैं यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमास कर रहा हूं ताकि पता लग जाए यहां भी SO2 है, यहां भी SO2 बनेगी, ये तो बनी रही है, यहां भी SO2 बनेगी। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जहां जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड में जहां जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वहां वहां SO2 गैस मिलनी तय है ना। इट इज फाइनलाइज कि वो मिलनी ही मिलनी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में आपके लिए होमवर्क है। ये सारा होमवर्क आपको करना है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के इनिशियल पॉइंट से, कि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग क्या करवाया था और वो क्या करवाया था उसमें, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक टेबल में जो सर ने पढ़ाया वो उनको मिलके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन सबके ऑर्डर मेरे को चाहिए। ये EN है किसी को समझ में नहीं आ रहा तो EN है। BE का मतलब बॉन्ड एनर्जी यानी बंद ऊर्जा, E है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक कैरेक्टर, लुईस बेस कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और उसके बाद ये हम कंटिन्यू करेंगे ये वाली चीज। ये हेलोजेंस वाली रिएक्शन आ गई, ग्रुप 17 की रिएक्शन आ गई बेटा ये, और ये भी ग्रुप 17 की रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है। तो अब नेक्स्ट जो करेंगे अपन वो ग्रुप 17 की रिएक्शन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सब लोगों का, एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अपन आराम आराम चल रहे हैं, ज़्यादा लोड नहीं ले रहे, ठीक है ना। आपको भी लोड नहीं लेना है, मस्ती से पढ़ते रहो। हिंदी वालों को इंग्लिश, इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी, होप करता हूँ, ठीक है ना। और बढ़िया है। देखो देखो लाइफ में कुछ भी सीखने का मौका जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए। अभी देखो नई शिक्षा नीति आ रही है, और नई शिक्षा नीति के अंदर वही होंगे ऑलराउंडर वाली नीति आ रही है। ये वो वाली नीति नहीं है। मैं आपको अभी से भड़का नहीं रहा हूँ कि देखो कुछ नहीं होने वाला डॉक्टर का। आप तो जो भी पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से पढ़ते रहो, लेकिन साथ में अपन चारों ओर भी देखते रहे। अब जो नीति आ रही है वो ये ऑलराउंडर वाली नीति के है मेरे हिसाब से। तो आगे क्या होगा, कितना अप्लाई हो पाता है, कितना अच्छी तरह उसको हम लोग लेके चले अपने साथ में, वो सब कुछ सरकार पर, उनकी गाइडलाइंस पर, हम और आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर अपन उसमें से पॉजिटिव चीज़ देखें तो उसमें यह है कि मेजर माइनर की फॉर्म में है कि ये इंसान जो साइंस पढ़ रहा है वो साइंस के अलावा ये नहीं कि वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता या हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है। जो आपकी इच्छा लगती है वैसा आप पढ़ सकते हैं। तो अपन देखते हैं क्या है, शिक्षा का उदारीकरण कितना होता है, कितना आगे बढ़ती है, वो देखते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है। तो मैं बोल ये रहा हूँ कि मतलब अपने को ऑलराउंडर बनना है। ऐसे मतलब वी शुड नॉट कि सोचना ये कि ये सब्जेक्ट या ये वाली लैंग्वेज हमें नहीं पढ़नी है। कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे संस्कृत कोई बोल रहा होता है तो उसमें मजाक छुड़ाने लगते हैं। पर यार संस्कृत इतनी ज़बरदस्त लैंग्वेज है। कुछ दिनों पहले मैंने वो देखा था, एक वीडियो देखा था, जर्मनी के अंदर लैब सेटअप है संस्कृत की लैब, और बड़ी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मतलब ऐसे नहीं बात नहीं कि मेरे को संस्कृत बहुत ज़्यादा आती है, थोड़ी बहुत आती, काम चलाने लायक है ना। लेकिन यह है कि अपने को कुछ भी आता है तो उससे कुछ न कुछ अपने को फ़ायदा ही मिलता है। मेरे को भी फ़ायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत। मेरे पास पड़ोसी जो हैं वो संस्कृत पढ़वाने के लिए ट्यूटर लगवाया उन्होंने, पैसे देते हैं उसको। मेरा फ्री में काम हो रहा है क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे को, है ना। जोरदार बात। चलो नमस्कार आप लोगों का।